हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बायोलॉजी का पेज नंबर 238 से 239। दो पेजेस दिए गए थे जिसमें दो टॉपिक आपको बताया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया, अवर्णी लवक, हरित लवक, कोशिका विभाजन। इन सभी टॉपिक के बारे में कल आपको होमवर्क दिया गया था। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन सभी टॉपिक से मिलाकर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो हमने कोशिश किया है बनाने की। तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र हो माना जाता है। प्रोटीन निर्माण का केंद्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राइबोसोम के खोजकर्ता के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में और जीई पैलेट ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। तो इस चीज़ को ध्यान रहेगा। लेकिन इससे आगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, राइबोसोम नामकरण किया था। यानी इनके संबंध में तीन वैज्ञानिकों का, यानी चार वैज्ञानिकों का, रॉबिन्स, ब्राउन, साथ ही साथ पैलेट और रॉबर्ट, चार वैज्ञानिकों का नाम है। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम किसको जाना जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट के संबंध में अगर हम बात करें तो ये एक रंगहीन लवक है। यानी फ्रेंड्स इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन लवक है। पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में ये पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँचता है। जैसे अगर हम बात करें तो पौधों की जड़ों में हो गया, भूमिगत तनों में हो गया, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक माना जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस के रूप में किसे जानते हैं? सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में मौजूद होता है? दोनों में मौजूद होता है सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है कौन? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल, इसको साइनेप्स कहीं भी देता है, तो सिनेप्स या साइनेप्स अंतराल स्थित होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो गैपिंग होता है, अंतराल होता है, उसे ही सिनेप्स अंतराल के नाम से जाना जाता है। यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया, तो इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है किस कोशिका अंग में? पायरुविक अम्ल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही टूटता है, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पीवीआई है, आप इसे अच्छे से याद में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन कह रहा है कि डीएनए के संबंध में कौन सा कथन सही है? डीएनए के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला चीज़ तो डीएनए का मतलब आपको याद होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके संबंध में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का शर्करा होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो बेस होता है एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चारों के चारों आपको नाम याद में रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावे भी कहाँ पर मिलता है? केंद्रक के अलावे भी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका जो ये मिलता है ज़्यादातर केंद्रक में ही मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट। अगला क्वेश्चन की ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी जो लवक है मुख्यतः पाए जाते हैं। ऊपर में आपको बताया गया था कि ये उन भागों में, यानी कोशिका के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जड़ों में होता है, भूमिगत तनों में मिलता है, तो जड़ों की कोशिकाओं में सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और इनका जो मेन कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। ठीक है, भोज्य पदार्थ को संग्रह करने वाले ये लवक माने जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो वो होगा जिसको वर्णी लवक कहते हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे।
जिस तरह से ल्यूकोप्लास्ट आपका रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, उसी तरह से इसका अपोजिट होता है वर्णी लवक, यानी कि क्रोमोप्लास्ट में रंगीन लवक होता है, इसमें कलर होता है जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। आपको पता होगा जैसे कि टमाटर का जो लाल रंग होता है किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक उस तरह से गाजर का जो रंग आपने देखा होगा वो कैरोटीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण। तो ये सभी के सभी क्रोमोप्लास्ट ही होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को याद में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो वो हो जाता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? लाइसोसोम में पाया जाने वाला जो वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरकिंजे। नष्ट कर देने या फिर घुला देने की शक्ति होती है, उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। लाइसोसोम आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है, कल की वीडियो में आपको बताया गया था, अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? एकदम सुपर डुपर क्वेश्चंस, क्योंकि पिछली बार के मेंस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपका पूछा जा चुका है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ध्यान रखना है 1855 की बात है। उस वक्त यानी कि विर्चाऊ जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को देखा था, सेल डिवीजन, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, जैसे कि असूत्री विभाजन, और एक होता है आपका सूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश की बात करें तो एमिटोसिस कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं, और एक होता है आपका मायोसिस कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि असूत्री विभाजन, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं एमिटोसिस, निम्नलिखित में से किस में होता है? एमिटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा, सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अंतर्गत हम लोग प्रोटोजोआ को भी रख सकते हैं, ईस्ट को भी रख सकते हैं, शैवाल भी आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की समसूत्री विभाजन, जिसको मिटोसिस कह सकते हैं, मिटोसिस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए, समसूत्री विभाजन के संबंध में अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा था? तो वाल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, उन्होंने 1882 में इस प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन का नाम दिया था, यानी कि मिटोसिस का नाम दिया था, ये भी ध्यान में रखना है। यह विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल्स में होता है। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? हेक्सले का था, ऑप्शन सी हेक्सले का। जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है? अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, यानी इससे पहले वाली जो साइंस की वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जीवाणु कोशिका में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, शून्य होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए, और यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। समसूत्री विभाजन की शुरुआती 3 अवस्थाएँ कौन सी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया। ठीक है, 5 चरणों में बांटा गया, जिसको हम लोग इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेटाफेज होना चाहिए था, मेटाफेज। और आपका एक होता है यहाँ पे एनाफेज। एक और जो 5वां चरण होता है उसको हम लोग कहते हैं टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेलोफेज, राइट। अब इनको याद रखने के लिए आपको छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग के सभी लेटर को पकड़ लीजिए, आई पी एम एट, ध्यान दीजिएगा आई पी एम एट, बस ये 5 वर्ड आप ध्यान रखिएगा, आई पी एम एट। तो पी एम एट अगर आप छोटा सा जैसे अगर तोड़िएगा तो आई एम पी एम से बना लीजिए, आई एम पी एम।
PM एट होम याद रख लीजिए। कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग के ही 5 वर्ड जो लेटर दिख रहे हैं, इन्हीं लेटर से आपको बस ये पकड़ना है। तो क्वेश्चंस में पूछा है कि शुरुआती 3 अवस्थाएं कौन सी है, तो स्टार्टिंग के 3 अवस्थाएं आप पकड़ लीजिए। आई से हो जाएगा इंटरफेज, पी से हो जाएगा प्रोफेज और एम से हो जाएगा मेटाफेज। यानी स्टार्टिंग के 3 आपके शुरुआती 3 हो गए। बाकी के जो बच रहा है ए और टी, यानी कि एनाफेज हो गया और टेलोफेज हो गया। तो ये 5 अवस्थाएं, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस किसने नाम दिया था? बताइए, ये जो नाम दिया गया था किसके द्वारा नाम दिया गया था? मायोसिस। कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस किसने नाम दिया था? तो ये जो नाम दिया गया था फार्मर और मुरे के द्वारा, फार्मर तथा मुरे के द्वारा 1905 में दिया गया था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, बीजमैन का संबंध किससे था? बीजमैन का संबंध अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है सर्वप्रथम बीजमैन ने ही की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम जो विस्तृत वर्णन किया गया वो स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। स्ट्रासबर्गर, ये ध्यान में रखना है, 1888 में। तो यहाँ पे तीनों के तीनों संबंध जो रखते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से ही रखते हैं। ऑप्शंस में भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई आप उसको ध्यान रखिएगा, और आपने होमवर्क में तो पढ़ा ही होगा। अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ऊपर में हमने देखा था जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में यानी कि सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किस में होता है? तो वो जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस जो होता है वो आपका जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अभी जस्ट हमने बात किया कि बीजमैन ने किया था, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जो वर्णन किया गया था वो स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। राइट, तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या, ये पहले रेलवे के लिए एकदम फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। पहले जब 2014 से एग्ज़ाम होता था, उस वक्त ऑफलाइन पेपर जब चलता था, तो उस वक्त ये क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलता रहता था। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, आधी हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मली 46 होता है तो वह आधी हो जाती है 23। और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, न्यूनकारी विभाजन। ठीक है, न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 45 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं तो गुणसूत्र में आपको बता दूं कि 45 जो होता है वो किस में होता है? 45 टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाता है, जबकि डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है इसमें आपका 47 हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है कि समसूत्री विभाजन में कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? समसूत्री विभाजन की जो 5 अवस्थाएं आपको बताई गई थी, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तो इन सब में सबसे कम अवस्था यानी सबसे छोटी जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी होती है? सबसे पहला यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रोफेज, यानी जो सेकंड नंबर पे आता है आपका, पहला तो इंटरफेज आता है और उसके बाद आपका जो आता है प्रोफेज, ये सबसे कम होता है, सबसे कम समय होता है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया था किसके द्वारा? क्रोमोसोम जो शब्द है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था वाल्डेयर के द्वारा, ऑप्शन बी वाल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था किसके द्वारा? डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोगशाला में? तो खुराना ने, ऑप्शन बी। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि जीन के भीतर अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन की खोज किसने की? HD ब्रिज ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, HD ब्रिज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस कम थे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो बन नहीं सकते थे, फालतू क्वेश्चंस वैसे भी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये कर दो वो कर दो। आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो क्वेश्चंस बन सकते थे, जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैंने कोशिश किया यहाँ पे बनाने की। और अगर हम बात करें कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, कल के होमवर्क में हम लोग दे रहे हैं आपको पेज नंबर 239 से लेकर के आप 242 तक कवर करिएगा। जिसमें टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आपको अनुवांशिकी पढ़ना है, साथ ही साथ
वनस्पति विज्ञान आप पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें स्टार्टिंग के जो जहाँ तक मैं आपको बता दूं, जीवाणु हो गया और एक आप पढ़ लीजिएगा। चलिए जीवाणु तक ही रखते हैं, जीवाणु तक, क्योंकि जीवाणु तक ज़्यादा हो जाएगा। तो एक अनुवांशिकी और जीवाणु तक दो टॉपिक, जो कि पेज नंबर आपका 242 तक आपको कवर करना है। पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, अनुवांशिकी कवर करेंगे और साथ साथ जीवाणु को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ साथ इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।